दिल्ली में कोरोना मरीजों, सरकारी अस्पतालों की स्थिति पर। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना के कुल केस के मामले में दिल्ली तीसरे नंबर पर है पूरे देश भर में। दिल्ली में कोविड-19 के लगातार फैलते संक्रमण को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अस्पतालों को सिर्फ दिल्ली वालों के लिए रिजर्व यानी आरक्षित कर दिया है। यानी दिल्ली सरकार के प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल्स में केवल दिल्ली के लोगों का ही इलाज होगा। अन्य राज्यों के लोगों के कोविड मरीजों का इलाज फिलहाल दिल्ली में नहीं हो सकेगा। हालांकि दिल्ली में स्थित जो केंद्र सरकार के अधीन जितने अस्पताल हैं वहां पर बाहरी अपना इलाज करा सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। यानी कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो स्पेशल सर्जरी करते हैं, जो देश में कहीं और नहीं होती है, उनको करवाने देश भर से कोई भी दिल्ली आ सकता है, जैसे पहले से लोग आ रहे हैं। उसे किसी तरह की रोक नहीं होगी। दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों के इलाज से क्या काबू में आएगा कोरोना, यह हमारा आज का सवाल है। और सवाल यह भी कि कोरोना पर राजनीति का वायरस कैसे रुकेगा। संतुलन बनाने की जरूरत है। दिल्ली सरकार में 10,000 बेड है, केंद्र सरकार में भी 10,000 बेड है। तो एक तरफ कल से हम बॉर्डर्स खोल देते हैं। बॉर्डर्स को खोलने के बाद दिल्ली सरकार के जो 10,000 दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं, वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं उसमें भी 10,000 बेड्स हैं। वहां पे कोई भी देश भर से आके अपना इलाज करा सके। उसके ऊपर दिल्ली सरकार कोई आदेश नहीं पारित कर रही, उसके ऊपर कोई तो जो जैसे आज व्यवस्था है कि केंद्र सरकार के अस्पतालों में कोई भी जाके इलाज कराता है, केंद्र सरकार के अस्पताल सबके लिए खुले रहेंगे। प्राइवेट अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व रहेंगे कोरोना तक। लेकिन कुछ प्राइवेट अस्पताल ऐसे हैं जो स्पेशल किस्म की सर्जरी करते हैं, जो सर्जरी बाकी देश भर में अवेलेबल नहीं है और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली आना पड़ता है। जैसे ऑन्कोलॉजी सर्जरीज हैं, ट्रांसप्लांटेशन है, न्यूरो सर्जरीज हैं। इस किस्म की कुछ सर्जरीज जो कुछ चंद अस्पताल करते हैं, उन सर्जरीज के लिए देश भर से लोग अगर दिल्ली आके अपनी सर्जरी करवाते हैं, वो पूरे देश के लोगों के लिए खुला रहेगा। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए 5 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और विधायक भी हैं। हमारे साथ हैं आलोक शर्मा जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आशीष सूद जी, बीजेपी के प्रवक्ता, डॉक्टर एम वली, सीनियर कंसल्टेंट सर गंगाराम हॉस्पिटल, और डॉक्टर एम के तनेजा, डायरेक्टर हैं तनेजा हॉस्पिटल के। राघव चड्ढा, दिल्ली सरकार के इस फैसले से दिल्ली वालों को खास तौर पर इस कोविड-19 पीरियड में कितना फायदा होगा? देखिए, एक कमेटी डॉक्टर वर्मा की अध्यक्षता में दिल्ली सरकार ने बनाई और उसी के साथ साथ दिल्ली वालों से भी सुझाव मांगा। दिल्ली वालों ने 7.5 लाख सुझाव भेजे, जिसमें लगभग 93% लोगों का यही कहना था। और जो डॉक्टर वर्मा की कमेटी में भी सीधे तौर पे निकल कर आया कि दिल्ली में 2 प्रकार के अस्पताल हैं, दिल्ली सरकार के अस्पताल और केंद्र सरकार के अस्पताल। जो दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं उन्हें दिल्ली वालों के लिए आरक्षित करना चाहिए और केंद्र सरकार के अस्पतालों में सबका इलाज होना चाहिए। दिल्ली वालों से मेरा क्या मतलब है, आपको ये समझना पड़ेगा। दिल्ली वालों से कोई मूल राज्य का तो दिल्ली का है नहीं। आप भी दिल्ली के बाहर से आकर बसे, हम भी दिल्ली के बाहर से आकर बसे, कोई मूल राज्य किसी का दिल्ली नहीं है। तो जो भी व्यक्ति, चाहे यूपी में का हो, बिहार का हो, हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का, अन्य राज्यों से जो आकर दिल्ली में बसा, दिल्ली को अपना घर माना, वो व्यक्ति दिल्ली वाला है। उसके इलाज के लिए योजना बनाई गई। और बीते 70 दिन के लॉकडाउन में जो केंद्र सरकार ने हर राज्य सरकार को एक दायित्व सौंपा था, वो यही सौंपा था कि अपने राज्य के अनुसार स्वास्थ्य व्यवस्था बनाओ। इसी के चलते आपने देखा कि 2 दर्जन ऑक्सीजन बेड जो मार्च के महीने में दिल्ली में थे, आज वो 10,000 की संख्या पे आ गए हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था बीते 70 दिन में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने बनाई है। और कहीं ना कहीं एक डर था कि यदि बॉर्डर पूरी तरीके से खोल दिए जाएंगे तो हो सकता है ये 10,000 बेड की कैपेसिटी मात्र 2 दिन में ही भर जाए। तो दिल्ली वालों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक फैसला ये लिया गया है कि दिल्ली में दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले 10,000 बेड्स दिल्ली वालों के लिए इस्तेमाल हो, यानी कि दिल्ली के निवासियों के लिए, चाहे वो जिस भी राज्य से आकर बसा हो। और 10,000 बेड केंद्र सरकार के जो अस्पताल है उनमें है। इसका पैमाना क्या होगा राघव, अगर कोई आम आदमी जो इस वक्त देख रहा है इस कार्यक्रम को, अगर वो समझना चाहे कि मैं दिल्ली में रहता हूं, क्या
आधार कार्ड में उसका परमानेंट पता होना चाहिए दिल्ली का, वोटर आई कार्ड दिल्ली का होना चाहिए। हाँ, उदाहरण दे देता हूं। मान लीजिए मैं दरभंगा से आकर दिल्ली में बसा, या मैं सीवान जिले से आया, सुल्तानपुर से आया और आकर मैं दिल्ली में बसा। अब दिल्ली में मेरे पास या तो मेरा वोटर आईडी कार्ड होगा, अगर वोटर आईडी कार्ड भी नहीं है तो आधार कार्ड होगा, अगर आधार कार्ड भी नहीं है तो कोई मेरा बिजली का बिल, पानी के बिल की कॉपी होगी, मान लीजिए वो भी नहीं है तो बैंक पासबुक होगी। यानी कि कोई भी एक पत्र जिस पर आपका नाम और दिल्ली का पता लिखा है, उसके आधार पे आपका भर्ती हो जाएगा, आपको इलाज मिल जाएगा। बहुत सरल और सिंपल रखा गया है और प्रयास ये किया गया है। देखिए, दिल्ली की भी आबादी बहुत बड़ी है, छोटा सा राज्य है लेकिन 2 करोड़ से अधिक की आबादी वाला राज्य है। सबसे ज्यादा जांच दिल्ली में हो रही है, 12,000 प्रति मिलियन की जांच दिल्ली में हो रही है। लगातार हजारों लोगों की जांच दिल्ली में चल रही है, दिल्ली में मामले भी बढ़ रहे हैं। और दिल्ली में मैं आपको बताना चाहूंगा, डबल मार का सामना हमें करना पड़ा था। पहली चीज, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में, यानी कि सारे लोग जो बाहर से आए और उनमें से कुछ लोग थे जो संक्रमित थे। और दूसरा, जो मरकज का जो इवेंट हुआ, मरकज का केंद्र भी दिल्ली था। तो डबल मार का सामना दिल्ली वालों ने पहले ही किया है। दिल्ली में संक्रमण है, इन्फेक्शन रेट भी ज्यादा है, इसलिए दिल्ली वालों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दिल्ली वालों से सलाह कर डॉक्टर महेश वर्मा की कमेटी ने एक फैसला लिया है। मुझे लगता है कि तमाम लोग इस फैसले का समर्थन करेंगे। कोई भी व्यक्ति दिल्ली वालों के खिलाफ ही होगा जो इसका समर्थन नहीं करेगा। ठीक है, मैं आलोक शर्मा का रुख करूंगा। आलोक शर्मा कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, उसके बाद मैं आशीष सूद के पास जाऊंगा। आलोक शर्मा जी, अगर कोई राज्य अपने स्तर पर अपने राज्य के लोगों के लिए अगर व्यवस्था कर रहा है, महाराष्ट्र भी सबसे ज्यादा प्रभावित है, नंबर 1 पर इस वक्त है, जैसा कि इन्होंने जिक्र किया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सबसे ज्यादा लोगों की आमद यहां पर होती है। सेम केस मुंबई के साथ, महाराष्ट्र के साथ भी है, क्या वहां भी ऐसी कुछ प्लानिंग है क्या, आलोक शर्मा जी? देखिए, किसी भी दूसरे राज्य की राजधानी की तुलना हम दिल्ली के साथ नहीं कर सकते हैं प्रत्युष जी। दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पर तमाम सुविधाएं केंद्र सरकार के द्वारा और उसके माध्यम से भी दी जा रही हैं। लेकिन जिस तरह से केजरीवाल जी पिछले दिनों से टीवी पर बड़े बड़े इंटरव्यू दे रहे थे, फुल पेज ऐड आ रहा था और टीवी पर विज्ञापन चल रहा था कि सब चंगा सी, ऐसा एक हफ्ते में क्या हो गया कि सबसे पहले तो इन्होंने बॉर्डर सील किया, 2 दिन न्यूज उससे बनी रही, फिर 5,000 करोड़ रुपया केंद्र दे दो, फिर जनता सुझाव दे दो, फिर इसके ऊपर FIR, फिर उसके ऊपर FIR, फिर अब केवल दिल्ली के लोग रहेंगे। मुझे लगता है पूरी तरह से दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है और उसको छुपाने के लिए कहीं ना कहीं ये काम किया जा रहा है। बार बार केजरीवाल जी अभी तक तो कह रहे थे कि बहुत अच्छा है, अभी राघव जी ने कहा कि 2,000 बेड थे, 2,000 के 10,000 कर दिए। अरे भाई, आपके तमाम नेताओं के पिछले 2 महीने के बयान उठा लीजिए, आप क्या क्या कह रहे हैं वो। और जब चुनाव लड़ा था तभी आप 6,000 बेड बता रहे थे, तो अब 2,000 के 10,000 कैसे हो गए? खैर, ये झूठ बोलने का पूरा काम चल रहा है। हाईएस्ट पॉजिटिविटी टेस्ट रेशियो है आज की तारीख में और लोएस्ट जो है वो रिकवरी रेट है दिल्ली के अंदर। और ये हालत है कि 8 लैब जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया है कि आप टेस्ट मत बैठिए। केवल दिल्ली का एक मुख्यमंत्री ऐसा है जो बार बार आकर ये कहता है कि आप घर पर ही रहिए, हॉस्पिटल मत आइए जब तक जरूरत ना हो, आप टेस्ट भी मत करवाइए, केवल अपने आप को क्वारंटाइन कर लीजिए। तमाम जवाब सुन लीजिए। कल राघव जी मेरे से अपने ऐप के ऊपर बहस कर रहे थे, मैंने कल भी इनको समझाया था, आज फिर बता रहा हूँ, आज ऐप पढ़ के आए हैं आप अपना। आज का ऐप कहता है कि 72% इनके जो बेड हैं वो खाली हैं और उसमें जो बेड दिखाए हैं वो 4440 बेड दिखाए हैं ऐप के अंदर। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब इनको सोचना पड़ेगा। जल्दी राघव इस पर जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं आशीष सूद का रुख करूंगा। यहाँ पर निगमबोध घाट पर वेटिंग चल रहा है। राघव, चूंकि आज मेरे पास समय की कमी है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल संक्षेप में जवाब दे, फिर मैं आशीष सूद और बाकी 2 मेहमानों के पास जाऊंगा। मैं तो देखिए राजनीति नहीं करूंगा, पॉइंट वाइज जवाब दूंगा। पहला पॉइंट ये है कि आप दिल्ली की तुलना मुंबई से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र के बीचों बीच है और राज्य अपने बड़ा राज्य से घिरा हुआ है। लेकिन दिल्ली जो है वो आसपास और मेट्रो टाउन जो है, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, उन सारे इलाकों से घिरा है, तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। दूसरी चीज, हाँ, हमने कहा था कि हमारे यहाँ पर बहुत बेड्स हैं, लेकिन इस बीमारी के लिए साधारण बेड नहीं चाहिए, आपको ऑक्सीजन बेड चाहिए। वो मात्र 2 दर्जन थे दिल्ली में, 2 दर्जन से लेकर आज 10,000 अरविंद केजरीवाल जी ने मुहैया कराए हैं। आज की रिपोर्ट है, मैं आज के अखबार की, सुन लीजिए, मैं आपको देश की हालत बता रहा हूँ, आज की रिपोर्ट दे रहा हूँ। 143 डिस्ट्रिक्ट, 143 डिस्ट्रिक्ट इस देश के ऐसे हैं जिनके अंदर एक भी आईसीयू बेड नहीं है। ये वास्तविकता है। 6 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, क्या रहा ये बता दें। मेरठ का आज दैनिक जागरण की खबर है, मेरठ
में एक प्रेग्नेंट महिला 14 घंटे तक एम्बुलेंस में घूमती रही कि एक अस्पताल ने उसको दाखिल नहीं किया। आज की खबर है गाजियाबाद की, एक औरत ने अस्पताल, सरकारी अस्पताल के बाहर अपना दम तोड़ दिया क्योंकि अस्पताल ने उसे भर्ती नहीं किया। ये वास्तविकता है अन्य राज्यों की। अगर दिल्ली में हमने व्यवस्था सवाल बनाई ये है कि तो हमें फक्र है उस बात देश का। भर से इस तरह की खबरें आ रही, कोई भी राज्य से अछूता नहीं है। आशीष सूद, दिल्ली सरकार के इस फैसले से आपको लग रहा है कि जो लोग दिल्ली में रहते हैं, जो कोविड पेशेंट्स हैं, उनके लिए फायदेमंद है? आशीष सूद, देखिए, मैंने पिछले 10 मिनट की चर्चा को साइलेंटली सुना है और अपेक्षा करता हूं मुझे भी बोलते समय बिल्कुल बीच में टोका नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। देखिए एक बात समझने की है, ये आम आदमी पार्टी की सरकार बड़े चतुरों की सरकार है। ये चतुराई अगर दिल्ली की जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल की जाती तो बहुत अच्छा रहता, मगर अपनी नाकामियों को कवर करने के लिए की जाती है। इसने बड़ी चतुराई से विमर्श को भटका दिया, दिल्ली के लिए अच्छा है या बुरा है, ये अच्छा हुआ या गलत हुआ। अगर ये चर्चा इन्होंने ना होती तो आज क्या होती? अमनप्रीत के पिताजी एलएनजेपी हॉस्पिटल के 8 लैब अगर बताया गया था ये आईसीएमआर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती है, अचानक कल रात को या आज सवेरे से लैब को दोबारा टेस्ट करने को परमिट कर दिया। आज सारे सोशल मीडिया पे वीडियोस घूम रहे हैं, ट्वीट्स को भेज रहे हैं बार बार केजरीवाल साहब के पास, इनके सब नेताओं के पास। वहां होता कि बेड्स कहां गए? आशीष जी, कुछ चतुराई से विमर्श को भटका दिया। कुछ समस्या हो रही है, आपकी आवाज में कुछ तकनीकी समस्या हो रही है। मैं दोबारा आपका रुख करूंगा। मैं डॉक्टर तनेजा का मैं रुख कर रहा हूं। डॉक्टर एम.के. तनेजा, अब देखिए, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स और दिल्ली सरकार के अधीन जितने अस्पताल है, वहां पर दिल्ली वालों का इलाज होगा जो कोविड पेशेंट्स हैं। आपको लग रहा है कि इतना पर्याप्त संख्या में अस्पताल है? क्योंकि 20% बेड्स हर प्राइवेट हॉस्पिटल को रिजर्व रखने हैं कोविड पेशेंट्स के लिए। आपको लग रहा है कि इससे दिल्ली वालों की जो आबादी है और जिस हिसाब से संक्रमण फैल रहा है वो फुलफिल हो जाएगा? डॉक्टर एम.के. तनेजा, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैं राजनीति नहीं करता हूं। दूसरी बात भी नहीं चाहिए। देखिए, आवश्यकता है ये समझने की कि बेड की कमी क्यों हुई, ये अव्यवस्था क्यों हुई। देखिए, बेड की कमी है पर क्यों हुई इसको समझना आवश्यक है। और जब हमारी ये कारण समझ में आ जाएगा तो हमारी समस्या दूर हो जाएगी। समस्या क्या है कि आज हमने कोरोना वायरस को कम्युनिकेबल डिसीज बना लिया है और स्थिति इतनी भयावह कर दी है कि लेप्रोसी से भी ज्यादा खराब माने जाने लगा है। पब्लिक डर गई है, पैरामेडिकल वर्कर डर गया है, डॉक्टर डर गया है और डॉक्टर 2 वजह से डरा हुआ है। एक तो उसका स्टाफ सपोर्ट नहीं करता है, उसको खुद को डर लगता है कि कानून से, एफआईआर से, सीपीए से, पीसीपीएनडीटी से कि कौन सा मेरे ऊपर कानून लागू कर देंगे, तब मेरा लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। और इस भावना की वजह से वो इस कार्यक्रम में पीछे है। लेकिन डॉक्टर एम.के. तनेजा, अगर कोई अस्पताल मनमानी कर रहा है, कोविड पेशेंट से अनाप शनाप पैसे की डिमांड कर रहा है, तो क्यों ना उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए? मैं उसकी चाहता हूँ ना, मैं आने दीजिए ना मुझे एक मिनट। देखिए, पिछले 6 घंटे में भारत में जितनी मौत हुई है उतनी 6 महीने में कोरोना से नहीं हुई। हमें आवश्यकता है अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हमें आवश्यकता है हम हर एमबीबीएस डॉक्टर से कहें, आप स्वच्छंद होकर के, निर्भीक होकर के इलाज कीजिए। आप अपने फैमिली फिजिशियन से, अपने पहले फिजिशियन से इलाज कराइए, जो पहले 7 दिन जिसमें उसकी इम्यूनिटी डाउन होती है। और जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 8वें, 10वें, 12वें दिन वो आईसीयू के चक्कर में जाता है, उस स्टेप से पहले हमारे पेशेंट को जिसको 99 पर है, जो पूरे हिंदुस्तान में अटेंड नहीं हो पा रहा है। देखिए, आज बहुत भयानक स्थिति है। 99 फीवर वाले का हिंदुस्तान में इलाज नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा डॉक्टर तनेजा। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद लौटूंगा तो डॉक्टर एम वली के पास जाऊंगा कि ऐसी स्थिति में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप गढ़ने से बेहतर है, जिस तरीके से स्प्रेडिंग हो रही है, कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उसको काबू लाने के लिए सरकारी और निजी अस्पताल दोनों की सामूहिक भागीदारी बहुत जरूरी है। चलो, हम चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार का जो फैसला है कि दिल्ली वालों का इलाज दिल्ली के अस्पतालों में होगा, बाहरियों का इलाज दिल्ली के अस्पतालों में नहीं होगा। केंद्र सरकार के अधीन जो अस्पताल है वहां पर बाहरियों का इलाज हो सकता है। डॉक्टर एम वली, आप इस फैसले से सहमत हैं?
हाँ, देखिए, इन्होंने अच्छा काम ये किया है कि 90% ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक रेफरेंडम कराया है जी। तो अब पब्लिक रेफरेंडम में ये डॉक्टर वर्मा की आवाज नहीं है, पब्लिक की आवाज बन जाती है। मैं एक बड़ी बात कह रहा हूँ, मैं हमेशा बड़े प्रोस्पेक्ट मैं आ रहा हूँ आशीष सूद जी, आपके पास आऊंगा, पहले डॉक्टर एमएलए की बात समय करेंगे। है ये अभी हमारी, हाँ, बस मैं मुख्तसर कह देता हूँ कि ये जो आम आदमी पार्टी ने समय निकाल के इतना बड़ा फैसला, अच्छा फैसला, दिल्ली वालों को तो डबल बेनिफिट मिल गया। अब एक कैटेगरी हमारी होती है इंटरनेशनल पेशेंट्स की, वो भी कहीं भी जा सकते हैं, कोई ओवरलैप उनको भी मिल गया। लेकिन ये एक रेफरेंडम का फैसला है, तो मुझे कोई हक नहीं है कि ये फैसला उचित है या नहीं उचित है, लेकिन डॉक्टरी पेशा ऐसा है कि अगर मेरे दरवाजे पे कोई बीमार आता है तो मैं उसकी पहले बीमारी देखूंगा, फिर पता पूछूंगा, ठीक है। तो हमें ऐसा कोई स्ट्रिक्ट लाइन नहीं खींचनी है, वो ओवरलैप तो हमेशा रहता ही है मरीजों में। लेकिन जो बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं, इस समय कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, करुणा और नेक नियति, जिसकी बात कल सब लोग कर रहे थे, ईमानदारी जिसकी बात अभी आपने की, ओवर चार्जिंग से बचना, और ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इस वक्त अस्पतालों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई तो हमारा पेशा बदनाम हो जाएगा। हमें लोग कोरोना वॉरियर नहीं कहेंगे, कोरोना लूटर्स कहेंगे। देखिए, इस महामारी में राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। जो दिल्ली सरकार के अधीन अस्पताल है, केंद्र सरकार के अधीन अस्पताल है, एमसीडी के अधीन अस्पताल है, अगर सब में आपसी कोऑर्डिनेशन हो जाए तो शायद इस महामारी को आसानी से हम रोक पाए, कुछ हद तक काबू कर पाए। देखिए प्रत्युष जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। एक बात समझने की है कि दिल्ली की ये सरकार पूरे विमर्श को भटका रही है। एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत इन्होंने कल एक कलम से एक ताकत है ना, उस कलम में कल सारे अस्पतालों को एक निर्देश दे दिया। वो ताकत इनके पास पहले से है। केवल आज डिबेट, अगर ये सब बातें हम ना कर रहे होते तो आज बात कर रहे होते अमनप्रीत के पिताजी एलएनजेपी के बाहर दम क्यों तोड़ दिया। इतने सारे लोग जो वीडियो भेज रहे हैं कि मेरे पिताजी को, मेरे माताजी को इलाज नहीं मिल रहा, ये लोग आज हम इस पे चर्चा कर रहे होते। इन्होंने इस डिबेट को भटकाने के लिए, राघव जी जवाब दीजिएगा, एक मिनट राघव जी जवाब दीजिएगा, बात पूरी होने दीजिए। आपने बहुत देर बात कही, मैं तकनीकी खराबी के कारण जुड़ा नहीं था, मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो इन्होंने उस विमर्श को भटकाने के लिए इस प्रकार की बात कर दी। कल 8 लैबों को रोक दिया टेस्ट करने से 5 दिन पहले कि ये लोग बेईमान लोग हैं, आईसीएमआर की गाइडलाइन फॉलो नहीं करते हैं, ये बेईमानी करते हैं, और कल रात को उन्हीं लैब्स को वापस टेस्ट करने को दे दिया। असल में ना तो कोई नीति स्पष्ट है, ना तो कोई। मैं सभी मेहमानों से माफी चाहूंगा, समय खत्म हो गया, इसलिए मजबूरन मुझे चर्चा को भी यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि अगर इस पीरियड में भी अगर हम सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही लगाते रहे, और देश भर से तस्वीरें सामने आ रही, किसी एक राज्य की खबर नहीं है कि किसी को अस्पताल में बेड नहीं मिला, तकरीबन लगभग हर राज्य से इस तरह की कहीं से 2 खबरें, कहीं से 10, कहीं से 20 खबरें आ रही हैं। इस वक्त हमें यह देखना है कि आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या फिर गैर सरकारी अस्पताल हो, निजी अस्पताल हो, कैसे हम जल्द से जल्द एक कोऑर्डिनेशन के जरिए ऐसी व्यवस्था सिस्टम बनाएं ताकि कोई भी कोविड पेशेंट जिसको तुरंत अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत है, उसको बेड की कमी ना हो, उसको वेंटिलेटर की कमी ना हो, उसको ऑक्सीजन की कमी ना हो। तभी हम कह पाएंगे कि हां, हमारा पूरा देश मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है और उसे हराकर दम लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।